आखिर कब तक पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने लोगों को बचा पाएंगी और किस किस को बचा पाएंगी? कितने आदेशों को मिटाया और दोबारा लिखा जाएगा? कितने नामों को मिटाया जाएगा और कितनी ऐसी दीवारें तोड़ी जाएंगी जिन पर सबूत चीख चीख करके कह रहे हैं कि यह कोई सामान्य हत्या और बलात्कार नहीं है? क्योंकि एक से एक बढ़ करके हर रोज खुलासे हो रहे हैं। आज जिस चीज की बात करने जा रहे हैं, जिन पत्रों का, जिन डॉक्यूमेंट्स का जिक्र हम करने जा रहे हैं, वो अपने आप में सामान्य नहीं है। वो रिवर्स इन्वेस्टिगेशन के आधार पर बनाया हुआ लगता है, जिसमें जिन तमाम लोगों ने इस पत्र को तैयार किया होगा, उन तमाम लोगों ने इस बात को समझते हुए कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन कैसे होती है और किस तरह से किस तक पुलिस पहुंचेगी, जो जांच है वो पहुंचेगी, उसके आधार पर उस पत्र में तमाम वो सबूत जानबूझ करके छोड़ते हुए और छेड़ते हुए रखे गए हैं। क्योंकि एक पत्र है 1 तारीख का और एक पत्र है 2 तारीख का, जिनके बीच बहुत कुछ बदल चुका है और जानबूझ करके बदला गया है। और सवाल वही खड़ा होता है कि क्या कभी उस डॉक्टर बिटिया को न्याय मिल पाएगा जिसके लिए पूरा देश इंतजार कर रहा है, प्रार्थनाएं कर रहा है कि उन तमाम गुनहगारों को वो कड़ी से कड़ी सजा हो, जिससे पूरे देश में कभी किसी के मन में अगर ऐसी घटना करने का ख्याल भी आए तो उसकी रूह कांप उठे। लेकिन अभी तक जो कुछ निकल करके सामने आ रहा है, उससे तो ऐसा लगता है कि इस केस के असली अपराधी कभी अपनी वह सजा नहीं पा सकेंगे जो उन्हें इस धरती पर दी जानी चाहिए। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इस वीडियो में आपको परत दर परत ढंग से समझाएंगे और बताएंगे कि ममता बनर्जी से लेकर के और नीचे तक के कौन कौन से अधिकारी, कौन कौन से डॉक्टर, कौन कौन से पुलिस कर्मचारी, तमाम लोग मिले हुए हैं। और सवाल वहीं आकर के अटकता है कि आखिर कब तक सीबीआई के इंटरोगेशन रूम से ममता बनर्जी दूर रहेंगी और कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर दूर रहेंगे, जिन दोनों की भूमिका संदिग्ध है और संदेह के घेरे में है। क्योंकि एक ऐसा पत्र निकल के सामने आया है, एक ऐसी सूचना निकल करके सामने आई है जिसमें तारीखें बदल दी गई हैं, जिसमें नाम बदल दिए गए हैं और जानबूझ करके ऐसे सबूत छोड़े गए हैं जिससे केस की दिशा भटक जाए और जो उसका अंतिम परिणति है वो मिल ही ना पाए। इन तमाम चीजों पर इस वीडियो में बात करेंगे, बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं शाइनिंग इंडिया। आपकी स्क्रीन पर इन 2 पत्रों को बैक टू बैक दिखाया जा रहा है और उसके बाद मैं कड़ी दर कड़ी ढंग से समझाता हूं कि इस पत्र में क्या है। जो पहला पत्र आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है, उसमें तारीख है 8 अगस्त की और कहा जा रहा है 8 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस का जो कार्यक्रम होना है, उस परेड की रिहर्सल के लिए अधिकारियों की, डॉक्टर्स की तैनाती का आदेश है, जिसमें सीनियर डॉक्टर्स के को ग्रुप में ऐड किया गया है और बताया गया है इस समय पर आपको यहां पर रिपोर्ट करना है। 9 अगस्त 5:30 बजे सुबह का रिपोर्टिंग टाइम है, जिसके लिए एसएसकेएम जो हॉस्पिटल है, सेठ सुखलाल करनामी मेमोरियल हॉस्पिटल, वहां पर रिपोर्ट करना है। उसके पास में कार्यक्रम है। अब यह ऑर्डर है जो सामान्य है, जो स्टैंडर्ड है, उसमें सब चीजें प्रिंटेड हैं, सब चीजें सील्ड हैं, कि जो स्टैंडर्ड प्रोसेस होता है उससे। लेकिन उसके बाद एक और पत्र निकल करके सामने आया, जो उस पत्र की एक रिवाइज्ड कॉपी कही जा रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि 8 अगस्त के आदेश को वापस ले लिया गया है। ठीक है, 8 अगस्त का आदेश वापस हो गया, इसमें क्या बड़ी बात है, कई बार सरकारी महकमे में ऐसा होता है। लेकिन अब जो 6 अगस्त का आपको यह पत्र दिखाई दे रहा है, इसको गंभीरता से देखिए और इसमें जो जो चीजें नजर आ रही हैं उससे क्या नजर आता है। जो हमने आपसे शुरू में कहा था कि सब कुछ बदल दिया गया है और जानबूझ करके बारीकी से ऐसे सबूत उसमें छोड़े गए हैं ताकि केस की दिशा भटक जाए। सबसे पहली बात, आखिर कलम से क्या जरूरत थी एक सरकारी आदेश को लिखने की, जिसमें माना यह जाता है कि जो कुछ हो वो प्रिंटेड हो और उसके ऊपर सिर्फ कलम से हो तो हस्ताक्षर और मुहर लगी हो, जिससे यह वेरीफाई किया जा सके कि इसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। लेकिन इसमें कलम से तारीख डाली गई और तारीख बैकडेट कर दी गई है। 8 अगस्त के आदेश को 6 अगस्त का आदेश बदल दिया गया है। मेमो नंबर को बदल दिया गया है, जिससे पता चलता है कि यह कौन सा आदेश है, कौन सी चीजें हैं। इसमें क्या आया है बैकडेट के ऑर्डर में, इसमें 3 ट्रेनी डॉक्टर्स की तैनाती की बात की जाती है, उन तमाम सीनियर डॉक्टर्स की जगह पर जिनको एसएसकेएम में जाकर के, उसके पास में जाकर के स्वतंत्रता दिवस की परेड के लिए तैयारी करनी थी। अब इसका क्या संबंध होता है किसी भी केस से, यहां से संबंध आपको निकल के सामने आएगा और जब मैं नाम बताऊंगा तब आपको ये पूरी तस्वीर स्पष्ट रूप से समझ में आनी शुरू होगी। सबसे पहले बात करते हैं, इन सबकी तैनाती के लिए एक नया रास्ता अपनाया जाता है। एसएसकेएम में काम करने वाले ये तीनों डॉक्टर्स होते हैं जिनकी तैनाती की जाती है, जिनके नाम मैं आगे बताऊंगा आपको। एसएसकेएम से काफी दूर पर आरजीकर हॉस्पिटल है,
उनका रिपोर्टिंग टाइम वहां पर बताया जाता है कि आपको 5:30 बजे आरजीकर में रिपोर्ट करना है और वहां से वापस एसएसकेएम के पास में मौजूद ऐसी जगह पर जाना है जहां पर स्वतंत्रता दिवस की परेड के लिए रिहर्सल किया जाना है। अब कोई भी सामान्य अधिकारी, सरकारी विभागों में लिपापोती चलती है, यह सबको पता होता है, लेकिन कोई सामान्य से सामान्य व्यक्ति कहेगा कि जब ए पॉइंट जो एसएसकेएम हॉस्पिटल है उससे उसको बी पॉइंट पर जो 100, 200, 500 मीटर की दूरी पर उपलब्ध है, जहां पर उसको स्वतंत्रता दिवस की रिहर्सल के लिए जाना है, तो उसको ए पॉइंट से सी पॉइंट पर क्यों भेजा जाएगा जहां से बी पॉइंट काफी दूर है? उसको इस हॉस्पिटल से चल करके सी पॉइंट तक जाना है रिपोर्ट करने के लिए जानबूझ करके, और उसके बाद वापस बी पॉइंट पर आना है। यह अपने आप में समझ से बाहर की चीज है कि ऐसा क्यों किया गया। अब ठीक है, क्यों किया गया उसका भी जवाब आपको आगे मिलेगा जब आप नाम सुनेंगे। अब नाम सुनिए, डॉक्टर सौत्रिक रे, सबसे पहला नाम जिस ट्रेनिंग डॉक्टर को यहां पर तैनात किया गया। ये सुपुत्र हैं वेस्ट बंगाल मेडिकल काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर सुशास्ता रॉय के, जो टीएमसी के वरिष्ठ नेता हैं। ये पहला नाम है। दूसरा नाम डॉक्टर अविक डे, आपको कुछ याद आया होगा। डॉक्टर अविक डे जो खुद टीएमसी के स्टूडेंट विंग के नेता हैं, जिनको बाद में यहां से निकाला गया उससे, और इन्हीं की वो तस्वीर थी जो अभी आप तस्वीर देख लीजिए बगल में, इन्हीं की वो तस्वीर थी जिसको लेकर के उस पीड़िता की माता पिता ने सवाल उठाए थे कि एक लाल रंग की शर्ट पहना हुआ व्यक्ति था जो कुछ सस्पिशियस कर रहा था। अब सस्पिशियस क्या था? इनको बतौर बुलाया गया कि ये पोस्टमार्टम के एक्सपर्ट हैं, फिंगरप्रिंट के एक्सपर्ट हैं, सबूत इकट्ठा करना चाहते हैं, जबकि इनकी जो विशेषताएं हैं, जो जिस विभाग में काम करते हैं उसका दूर दूर से लेना देना किसी भी रूप में इन तमाम चीजों से नहीं है। अब ठीक है, इनको वहां पर बुलाया जाता है कि आप यहां पर आइए रिपोर्ट करने। तीसरा नाम डॉक्टर सौरभ पॉल, जो खुद टीएमसी लीडर हैं स्टूडेंट विंग के, और वो भी डॉक्टर संदीप घोष के करीबी हैं। अब इन तीनों नामों को देख करके आपको क्या समझ में आता है? ये तमाम तीनों नाम और इनके साथ में आप लेटर में देखिए, इनके साथ में इनके मोबाइल नंबर्स लिखे गए हैं, जो कि सामान्य नहीं है। इस पत्र में बहुत कुछ ऐसा है जो अपसामान्य है, और अपसामान्य क्यों किया गया यह अपने आप में एक प्रश्न है। पुलिस इस पर कुछ बात नहीं कर रही है कि यह पत्र सत्य है, असत्य है, क्या है, क्या नहीं है, इन लोगों की तैनाती हुई थी कि नहीं हुई थी। अब इसमें बात क्या आती है, क्यों चर्चा करनी पड़ रही है? चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि कुछ और ऐसे नामों की चर्चा है, और स्पेशली डॉक्टर अविक डे की चर्चा है कि बहुत संभावना है कि वो तमाम लोग उस दिन, उस घटना के दिन वहां पर मौजूद थे, लेकिन जानबूझ करके बैकडेट में एक आदेश पारित किया गया कि अमुक समय पर अमुक जगह पर आपको पहुंचना है 9 अगस्त को 5:30 बजे सुबह। क्यों? ताकि अगर पुलिस आगे चल के, सीबीआई आगे चल के मोबाइल ट्रेस करे, मोबाइल का नेटवर्क ट्रेस करे कि कहां पर था, तो उसके लिए इनके पास इस पत्र के रूप में एक लेजिटिमेट कॉपी हो जिसको दिखा सके कि इवेंचुअली ऐसा हो गया कि जहां घटना हुई, आपको भूलना नहीं चाहिए कि सुबह ही घटना हुई है, 3 बजे के आसपास की घटना है, ये 9 अगस्त की, जो आधी रात बीतने के बाद की जो तारीख 9 अगस्त लगी उस दिन की घटना है। और उसके जस्ट 2 घंटे के आगे पीछे उनके मोबाइल के सिग्नल्स यहां पर प्लांट कर दिए गए इस आदेश को रिवाइज करके, जिससे यह सिद्ध होता है कि जानबूझ करके कुछ लोगों की बचाने की कोशिश की गई थी। और अगर ऐसा नहीं था तो अभी तक पश्चिम बंगाल पुलिस ने इसका खंडन क्यों जारी नहीं किया? पिछले जो पत्र की ही बात थी जिसमें गंभीर एलिगेशंस हैं, जिसमें गंभीर आरोप लगे हुए हैं, उसको लेकर के भी एक बार फिर से आगे बात करेंगे। उसको लेकर के भी अभी तक पुलिस का कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया है, और इस पत्र को लेकर के भी 24 घंटे से यह सर्कुलेट तकरीबन हो रहा है, लेकिन इसको लेकर के पश्चिम बंगाल पुलिस का कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया है। और जो सीधे सीधे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से जाकर के जुड़ता है, स्वास्थ्य विभाग की खुद मुखिया हैं वो, उनके अधिकारी उनकी नाक के नीचे एक बार सबूत मिटाने का आदेश दे देते हैं जिसमें संभवतः सबूत हो सकते थे, और एक बार उन तमाम लोगों के लिए एक रिवाइज्ड ऑर्डर जारी किया जाता है जानबूझ करके, जो अपने आप में सस्पिशियस है कि सीनियर डॉक्टर्स को हटा करके जूनियर डॉक्टर्स को उनकी रिप्लेसमेंट के तौर पर क्यों लगाया गया। क्यों जो कॉपी जिसमें स्टैंडर्ड प्रोसीजर के तहत में एक ऑर्डर जारी किया गया था उसको बदल करके आनन फानन में हाथ से लिखा हुआ पत्र क्यों जारी करना पड़ा, और उसमें अधिकारियों ने हस्ताक्षर कैसे कर दिए? तो क्या इस बात का अंदेशा इन तमाम लोगों को हो गया था कि पश्चिम बंगाल की पुलिस से जांच निकलने वाली है, सीबीआई के पास जाएगी, कोर्ट के समक्ष जब प्रस्तुत होंगे ये तमाम लोग, और जब बातें नाम निकल करके सामने आएगी तो एक
अपने पास सेफ खेलने के लिए तमाम चीजें हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है अपने आप में। और पोस्टमार्टम एक्सपर्ट को लेकर के जो अभी एलिगेशंस निकल करके सामने आ रहे हैं कई डॉक्टर्स कि डॉक्टर संदीप घोष ने एक पोस्टमार्टम एक्सपर्ट जो उनसे सीनियर थे उनको कॉल करके कहा कि आप मत आइए, आपको पोस्टमार्टम एक्सपर्ट हैं, आप बहुत वरिष्ठ हैं, आप अच्छे से जांच कर देंगे, मत आइए, कैसे जूनियर को भेजिए जिसका कोई अनुभव ही ना हो, लीपापोती करवाने में आसानी होगी। और सीनियर के बीच में जब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आएगा तो उस बात को दबाना मुश्किल हो जाता, इसलिए इन तमाम चीजों किया गया। यह पत्र अपने आप में बहुत खतरनाक है, इसको सामान्य रूप से नहीं लिया जाना चाहिए, बहुत बड़ा सबूत है, इसको लेकर के पश्चिम बंगाल पुलिस को स्पष्टीकरण जारी करना चाहिए। आखिर व्यवस्था पर लोगों का विश्वास इतना कैसे टूट जा रहा है? तो कहीं ना कहीं कुछ तो होगा, कहीं ना कहीं तो आग लगी होगी, तभी तो धुआं उठ रहा है। आपको मैं और कुछ चीजें दिखाना चाहता हूं और एक इतिहास में ले जाना चाहता हूं। जरा सा समय मुझे दीजिए कि किस तरीके से इस आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल में आज से नहीं बल्कि बरसों से ऐसे अपराध हो रहे हैं जिसकी कभी कोई जानकारी सामने नहीं आई। कई लोग कह रहे हैं कि उज्जैन में एक घटना हुई है जहां दिन दहाड़े सड़क पर बलात्कार कर दिया गया, बिल्कुल उसके आरोपियों के साथ जो उचित कार्रवाई होनी चाहिए होगी, उसमें कोई मुख्यमंत्री इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है कि उसमें कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा है, कुछ आदेश ऐसे पारित हो रहे हो जिससे कुछ अपराधियों को बचाने की कोशिश हो रही हो। उसके जवाब में आपके पास गुजरात मॉडल भी नजर आएगा जिसमें 9 दिनों में चार्जशीट फाइल कर दी गई। खैर, उन विषयों में नहीं जानते हैं, विषयांतर हो जाएगा। आपको मैं वो तमाम चीजें दिखाता हूं, तमाम आपको स्क्रीन के बगल दिखाई जाएंगी, जिनमें आपको दिखेगा कि आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल ही अपने आप में पूरा सस्पेंस है और वहां अपराध अपसामान्य रूप से होते रहे हैं। आपकी स्क्रीन के बगल कुछ केसेस के नाम आएंगे और उनके वर्ष आएंगे और उनके बारे में मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। पहला केस सौमित्र विश्वास का केस है, साल 2001 का, जिसमें एक 25 साल का मेडिकल स्टूडेंट होता है आरजीकर हॉस्पिटल में और यहां पर इसकी बॉडी लटकती हुई पाई गई, फांसी के तख्ते पर लटकती हुई पाई गई हॉस्टल रूम में, जिसमें उनके दोस्तों ने, तमाम लोगों ने कहा कि यह केस सुसाइड का नहीं है, लेकिन पश्चिम बंगाल की पुलिस ने लगातार इस केस को सुसाइड का बताया। मां ने भी कहा कि उसका बेटा जो था वो कुछ ऐसी चीजें हॉस्पिटल के अंदर और हॉस्टल के अंदर देख चुका था जिनमें पोर्नोग्राफी शामिल थी, लाशों तक के साथ पोर्नोग्राफी की जाती थी। ये आरोप थे तमाम लोगों के, कोई यकीन करने को तैयार नहीं था कि ये एक आत्महत्या का केस है, लेकिन इसको अपने आप में अभी तक मिस्ट्री बना करके रखा गया है और इसके बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं है। डीएनए वेबसाइट की पूरी रिपोर्ट है। इसके बाद एक और केस, सुसाइड केस एक होता है जो हाउस स्टाफ वर्किंग था आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल में और सुसाइड के द्वारा वो मर गया, कह दिया गया। उन्होंने कहा कि वो अपनी छत से कूद करके उसने आत्महत्या कर ली, लेकिन यह केस भी अपने आप में एक मिस्ट्री था क्योंकि कोई वजह ऐसी स्पष्ट रूप से निकल करके सामने नहीं आई जिससे उसने आत्महत्या कर ली हो। इसके बाद एक प्रोफेसर की हत्या जिसकी मृत्यु हुई साल 2016 में, उसमें 54 साल के एक प्रोफेसर गौतम पाल जिनका नाम था, उन्होंने 2016 में एक अपार्टमेंट रेंट किया और वो डिपार्टमेंट हेड थे हॉस्पिटल में एक विभाग के, और उनका जो बॉडी था वो अपार्टमेंट के अंदर पाया गया पड़ोसियों के द्वारा मृत अवस्था में, और वहां पर कुछ निशान थे जमीन पर जिससे यह संदेह उत्पन्न हो रहा था कि और लोग आए होंगे और उनके द्वारा हत्या की गई होगी। लेकिन जो पुलिस ने कहानी बनाई वो कार्डियक अरेस्ट की बना दी, हार्ट अटैक हो गया, मर गए, और वो भी अपने आप में आज तक सस्पेंसफुल केस है। इसके बाद पौलमी साहा केस, साल 2020 का केस। पौलमी साहा एक ट्रेनी डॉक्टर थी, बिल्कुल इसी घटना की तरह, आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ही, और वहां पर कहा गया कि वो एक छत से कूद करके आत्महत्या करके चली गई। इतनी आत्महत्याएं कैसे हो रही थी आरजीकर हॉस्पिटल में लगातार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के अंडर में, और उससे भी कहीं ज्यादा जो मेडिकल माफिया है उसके ऊपर सवाल खड़े होते हैं कि क्या यह मेडिकल माफिया इन तमाम चीजों में इन्वॉल्व है। और आज तक पौलमी के केस को कोई रिजॉल्व नहीं हुआ, कोई सामने निकल करके सामने नहीं आया कि क्या अपराध था, क्या चीजें थी, सामान्य सुसाइड बता करके छोड़ दिया गया। एक इंटर्न की हत्या हुई, सुरभजीत, जो मेडिकल इंटर्न था आरजीकर कॉलेज में, और अपने घर पर वो भी मृत पाया गया। कहा गया कि एंटी डिप्रेसेंट, मतलब जो डिप्रेशन के विरुद्ध लड़ने के लिए लोग दवाइयां खाते हैं, उसका ओवरडोज हो गया, इसलिए उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन उसको लेकर के भी सवाल यही था कि कुछ भी ऐसा क्लियर नहीं आया। जो उसके मित्र थे और तमाम लोग थे, जानने वाले थे, उन्होंने कहा वो इस तरह का व्यक्ति नहीं था, वो दवाई लेता था लेकिन इस तरह का व्यक्ति नहीं था कि ओवरडोज कर लिया जाए।
तो आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल की हिस्ट्री ही अपने आप में सस्पेंस में, आप लगातार बगल में ऐसे केसेस देखे जा रहे हैं। और उसके बाद ममता बनर्जी का नाम निकल के सामने आता है, मुख्यमंत्री का नाम निकल के सामने आता है, सचिव का नाम निकल करके सामने, और तमाम बड़े लोगों का नाम निकल करके सामने आता है जो ममता बनर्जी की कथित जो मेडिकल माफिया है उसकी ब्रिगेड में जनरल और लेफ्टिनेंट कर्नल की पोस्ट पे बैठे हुए हैं। वो तमाम लोग अचानक से बैठ करके एक कमरे में आकर के, जिस दिन हत्या हुई है उस मेडिकल कॉलेज के अंदर, उस दिन आकर के वहां पर कहते हैं कि इसका रिनोवेशन किया जाना चाहिए। ये तमाम जो 4-5 केस आपके सामने निकल करके आए, ये सभी उस प्रीमाइसिस के अंदर जिसके ऊपर सवालिया निशान है आरजीकर मेडिकल कॉलेज, जिसका प्रिंसिपल संदीप घोष फिलहाल है, उसको सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन इन तमाम लोगों पर सवाल खड़े हो रहे हैं और एक लंबा इतिहास है। तो क्या कुछ ऐसा होता है, क्योंकि अख्तर अली नाम के एक 16 साल वहां काम कर चुके कर्मचारी के द्वारा आरोप लगाए गए हैं जो अपने आप में संगीन है कि यहां डेड बॉडीज से ऑर्गन्स की तस्करी होती थी, डेड बॉडीज का कारोबार किया जाता था। ये तमाम आरोप निकल के सामने। उसके अलावा आरोपों की पूरी झड़ी है जिसमें दवाओं की अवैध बिक्री से लेकर के और छात्र छात्राओं से पैसे वसूलना। क्या पूर्व में भी ऐसा होता रहा और इस केस में भी कुछ ऐसा ही था? इन तमाम सवालों को लेकर के हम लगातार बात कर रहे हैं। अब जब यह घटना हो गई है तो ममता बनर्जी कितनी इनसेंसिटिव हैं और उनके विभाग के द्वारा ऐसे आदेश पारित किए जा रहे हैं, ऐसी चीजें निकल के सामने आ रही हैं जिसमें स्पष्ट है कि सब कुछ ममता बनर्जी की क्लोज वॉच में हो रहा था। बिल्कुल करीब से ममता बनर्जी इन तमाम चीजों को होता हुआ देख रही थी। और इस फिल्म की अगर डायरेक्टर निकल के कोई सामने आएगा, जो लोगों के द्वारा कहा जा रहा है, लोगों के द्वारा जो अपील की जा रही है कि ममता बनर्जी को पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए लाया जाना चाहिए, सीबीआई के इंटरोगेशन रूम में लाया जाना चाहिए, उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए, और सीबीआई ऐसा क्यों नहीं कर रही है यह भी समझ से परे है। क्योंकि आखिरी सवाल जो जा करके पहुंच रहा है वो ममता बनर्जी तक सीधे पहुंच रहा है। और ममता बनर्जी की हिस्ट्री शायद आप कोई भूल गया हो, लेकिन हम लोग नहीं भूलते हैं। ममता बनर्जी का बलात्कार और ऐसी घटनाओं को लेकर के कितना इंसेंसिटिव रवैया रहा है। आज जो टीएमसी के लोग बचाव करेंगे, खुद एक महिला है, वो ऐसा क्यों करेंगी? मैं बताता हूं आपको महिलाओं के बारे में ममता बनर्जी की राय क्या है। एक 14 वर्षीय बच्ची का बलात्कार होता है, गैंगरेप 3 लोगों के द्वारा। ममता बनर्जी का बयान आप जानते हैं क्या था? कि 14 वर्षीय बच्ची प्रेग्नेंट थी, उसका लव अफेयर चल रहा था, प्रेम प्रसंग चल रहा था, और इस प्रेम प्रसंग के बीच में मैं क्या कर सकती हूं? उसका गैंगरेप हो गया। तो प्रेम प्रसंग में गैंगरेप होता है ममता जी? आपकी यह सोच है एक 14 वर्षीय बच्ची को लेकर के, जिसकी बेरहमी के साथ 3 लोगों ने मिलकर के जिसके साथ गैंगरेप किया, यह ममता बनर्जी। दूसरा, साल 2012 में पार्क स्ट्रीट रेप केस हुआ था, उसमें महिला के साथ बलात्कार किया गया और वहां पर ममता ने यह कहा कि यह महिला पूरे केस को फर्जी बना रही है, फर्जी केस बना रही है। यह ममता बनर्जी की राय है एक महिला के बारे में जिसके 2 बच्चे थे, उसके साथ जब बलात्कार हुआ तो ममता बनर्जी ने कहा कि यह पूरा केस फर्जी बना रही है। ममता बनर्जी की सेंसिटिविटी है। तो ऐसे केस में जहां निकल के सामने आ रहा है कि पूरा का पूरा माफिया नेक्सस शामिल था, जो संभवतः टीएमसी को पार्टी फंड देता रहा होगा, जो संभवतः उस सिंडिकेट का हिस्सा था, जो वाम दलों की सरकार से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जब मुख्यमंत्री बनी तो हैंडओवर जो सिंडिकेट हुआ था उसका हिस्सा रहा होगा, जो पश्चिम बंगाल की एक पैरेलल गवर्नमेंट चलती है, एक विजिबल गवर्नमेंट है, दूसरी पैरेलल गवर्नमेंट है जो दिखाई नहीं देती है लेकिन काम वही सब कुछ करती है और करवाती है, और उसके एक इशारे के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। तो क्या ममता बनर्जी अब किसी और के कंट्रोल में चल रही हैं? और ये सब कुछ जिस सिंक्रोनाइज्ड वे में हो रहा है और जिस तरीके से खुलासे हो रहे हैं एक एक करके, पहले उस पत्र का सामने आना जिसमें संदीप घोष एक ऐसा आदेश देता है कि, और मेडिकल जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उसके सचिव और डायरेक्टर जनरल और तमाम बड़े बड़े लोग ऐसा आदेश देते हैं उस दिन जिस दिन हत्या हुई है, उसके अगले दिन बैठ करके कमरे में यह डिसाइड कर रहे थे कि कैसे कैसे सबूत मिटाए जाएं। वो पत्र निकल के सामने आ रहा है, अब निकल करके सामने आ रहा है, जिसमें आपको स्क्रीन के बगल हमने पहले ही दिखा दिया है सब कुछ कि किस तरीके से लगातार इसमें स्टेप बाय स्टेप ऐसी गलतियां की गई हैं जिससे स्पष्ट रूप से नजर आता है कि इसमें यह सामान्य रूप से कोई घटना नहीं हुई है। इसमें सब के सब वो तमाम शक्तिशाली लोग शामिल हैं जिनके किसी ना किसी तरीके से राजनीतिक संबंध, आर्थिक संबंध इस आरजीकर मेडिकल कॉलेज से थे। लेकिन ना टीएमसी के लोग, टीएमसी के लोगों की बेशर्मी टीवी पर आप देखिए, टीएमसी के लोगों को बात करते हुए आप देखिए, उसमें नजर आता है कि वो पूरी तरीके से मानव होने की किसी भी तरीके की अहर्ता को खो चुके हैं।
वो तमाम लोग इस तरह से बात करते नजर आते हैं। और टीएमसी के लोगों के लिए कुछ खास बात, टीएमसी के लोग लगातार इंटरनेट पर वीडियो के नीचे कमेंट्स में आकर के सवाल खड़े करते हैं कि आखिर पश्चिम बंगाल को लेकर के ही इकलौती बात क्यों की जा रही है। और भी जगहों पर बलात्कार हो रहे हैं। ममता बनर्जी ने खुद कहा था कि उत्तर प्रदेश देखिए, गुजरात देखिए, मध्य प्रदेश देखिए। मध्य प्रदेश के उज्जैन में भी घटना हुई बीते दिनों, उसको लेकर कहा जा रहा है इस पर क्यों नहीं बात की जा रही। तो अंतर उसका यह है कि उज्जैन की हुई घटना में कोई उसको बचाने के लिए सरकार का प्रतिनिधि खड़ा नजर नहीं आ रहा है। वह एक दुर्भाग्यपूर्ण बलात्कार की घटना है जिसके लिए जो पुलिस को यथावत काम करना चाहिए वह कर रही है। लेकिन पश्चिम बंगाल में इतने मीडिया प्रेशर और इतनी बातचीत के बाद भी जो बातें निकल के सामने आ रही है उसमें नजर आ रहा है कि कितनी बेशर्मी के साथ प्रशासन और उसके लोग मिल करके इस केस को कवर अप करने की कोशिश कर रहे थे। अगर वो पत्र सही हैं, वो सूचनाएं सही हैं, तो कुछ सवाल जो 30 दिन जब पूरे होते हैं किसी भी घटना को हुए तो कुछ सवाल पूछे जाने चाहिए, जो ममता बनर्जी से सीधे तौर पर सवाल हैं। क्या यह सच नहीं है, अभी तक ममता बनर्जी ने इन तमाम चीजों पर बात नहीं करेगी, क्या यह सच नहीं है कि पीड़िता की मां पिता को मिलने के लिए 3 घंटे का इंतजार करवाया गया? ममता जी जवाब दीजिए। और क्या यह सच नहीं है कि सबसे पहले जो सूचना दी गई उसमें तबीयत बिगड़ने की दी गई और उसके बाद सूचना यह दी गई कि आत्महत्या कर ली है? पूरे प्रशासन का नाम इसमें निकल करके सामने आ रहा है, उसको कवर करने के पहले दिन से प्रयास किए जा रहे हैं। क्यों? आखिर क्यों ममता बनर्जी? किसके आदेश पर संदीप घोष का ट्रांसफर पहले ही दे दिया गया था? ऐसे तो संदीप घोष का आज तक ट्रांसफर नहीं हो पाया। 2 बार तो हमने अपने पूर्व वीडियोस में ही बताया है कि 2 बार किस तरीके से पावर का यूज करके मुख्यमंत्री कार्यालय तक कागज जाकर के वापस आया है इसके ट्रांसफर का। और किसने आदेश दिया उस घटना के 12 घंटे के भीतर उस व्यक्ति के ट्रांसफर का? क्राइम सीन को सिक्योर करने के लिए पश्चिम बंगाल पुलिस और सरकार ने क्या किया? क्योंकि जो जांच निकल के सामने आ रही है कुछ भी स्पष्ट नहीं नजर के आ रहा है, हम बातें ही कर रहे हैं। आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप शाइनिंग इंडिया देख रहे थे। धन्यवाद।